Hello students, today we are going to discuss about nervous system. This is the first unit of B.Pharm second semester. आप लोग के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो एक्शन प्लान बनाया है उसको एक बार देख लिया जाए, फिर अपने टॉपिक पर हम लोग आते हैं। यूनिट फर्स्ट में नर्वस सिस्टम का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर्स, सिनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। इसी का सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजेस, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, उसमें सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेब्लम एंड स्पाइनल कॉर्ड, the gross structure and function of afferent and efferent nerve tract and reflex activity। इन सारे टॉपिक की स्टडी करना है इसमें। तो इसको हमने समराइज़ करके एक्शन प्लान बनाया है, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इसको सीक्वेंस से देखेंगे। जैसे कि हमने पहले लिखा है लेक्चर फर्स्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन, इन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा लेक्चर फर्स्ट में। इसी तरह से लेक्चर सेकंड में न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स, ये दो टॉपिक को कवर किया जाएगा। लेक्चर थर्ड में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, लेक्चर फोर्थ में रिसेप्टर, सिनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। इस तरह से ये पूरा एक समराइज करके लिख दिया गया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके ध्यान में रहें। आगे देखते हैं लेक्चर 7, 8, 9 और 10। लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी का होगा। तो इससे ये पता चला कि 10 लेक्चर में ये कंप्लीट नर्वस सिस्टम की स्टडी हम लोग कर लेंगे। यूनिट फर्स्ट आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने मार्क्स का आया हुआ एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमने समराइज करके लिखा हुआ है। 17, 18 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन व्हाट इज़ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड 2 नंबर में आया है। राइट द फंक्शन ऑफ सेरेब्लम एंड हाइपोथैलेमस, ये भी 2 नंबर का है। एक्सप्लेन न्यूरोट्रांसमिशन इन ब्रीफ, ये 7 नंबर का है। इस तरह से टोटल 11 नंबर्स का 17, 18 में पूछा गया इस यूनिट से। 18, 19 की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 फंक्शन ऑफ सेरेब्लम, 2 नंबर। मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, 2 नंबर। द 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम आर कनेक्टेड विथ अ मास ऑफ वाइट फाइबर्स नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, 2 नंबर। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम, ये 10 नंबर का आया है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन CNS, ये 7 नंबर है, 7 मार्क्स का है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये भी 7 नंबर का है। इस तरह से 18, 19 में 30 नंबर का पूछा गया इस यूनिट से। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और हाई स्कोरिंग यूनिट है। 19, 20 की अगर बात कर लें तो इसी तरह से 29 नंबर का 19, 20 से भी पूछा गया है। तो अगर ये यूनिट अच्छे से कवर कर लिया जाए तो 50% आपका इसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जा रहा है। तो सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, कंप्लीट स्टडी की जाएगी, है ना। लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम नर्व सेल का बना होता है।
और नर्वस सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम होता है आपकी बॉडी का। ये एडिशनल पॉइंट है, आपके लिए बेहद जानना ज़रूरी है कि जितने भी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसमें नर्वस सिस्टम सबसे जल्दी मैच्योर होने वाला सिस्टम है। अगर अर्ली कोई सिस्टम डेवलप होता है तो वो नर्वस सिस्टम ही डेवलप होता है। नियर अबाउट 6 इयर्स ओल्ड एज में ये पूरी तरह से फुल्ली डेवलप हो जाता है। अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो उसमें नर्वस सिस्टम पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं एक नज़र हम लोग देखते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी सेंसरी फंक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, चाहे वो इनसाइड द बॉडी हो चाहे आउटसाइड द बॉडी हो, उनको गैदर करना, उनको कलेक्ट करना, ये नर्वस सिस्टम का काम है। आगे आप पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी नर्व पार्टिसिपेट करती हैं। सेकंड फंक्शन देखते हैं, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसिंग एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन। नर्वस सिस्टम ट्रांसमिशन का भी काम करता है, यानी जो भी बॉडी टिश्यूज़ से ब्रेन तक कोई इन्फॉर्मेशन लाना और ब्रेन से बॉडी टिश्यूज़ तक इन्फॉर्मेशन को ले जाना, ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम कवर करता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड स्पाइन, इंटीग्रेशन फंक्शन सेम उसी तरह से उसका जस्ट अपोजिट है। एक बार ब्रेन से बॉडी टिश्यूज़ तक की इन्फॉर्मेशन आती है, फिर बॉडी टिश्यूज़ से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती हैं। तो ये पूरा जो कलेक्शन है, इंटरचेंज है, एक्सचेंज है, आदान प्रदान सूचनाओं का जो हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम कवर करता है। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन की बात करें, सेंड इंफॉर्मेशन टू द मसल्स, ग्लैंड एंड ऑर्गन्स सो दे कैन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, मोटर फंक्शन। और सबसे ख़ास बात यह है कि मसल्स का जो एक्शन होता है वो भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, यानी नर्वस सिस्टम। मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होगी और कब रिलैक्स होगी ये बताता है ब्रेन इसको। ग्लैंड से कब किस हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा कब नहीं होगा, ये भी नर्वस सिस्टम ही इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका फंक्शन मोटर फंक्शन होता है, यानी मोटर नर्व के ज़रिए इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के आपने देखे कि 4 फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आसान शब्दों में कहा जाए तो ये समझ लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होती, जो भी इम्पल्सेस होती हैं, बॉडी पार्ट्स से जो निकलती ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से जो एराइज होती हैं वो बॉडी टिश्यूज़ तक जाती हैं। ये पूरा कवर करता है नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन की नर्व पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। आगे देखते हैं, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स essential function of the body including all other body system, allowing the body to maintain homeostasis और its delicate balance। इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, खास करके होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस होती है जिससे कि बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मेंटेन रहती है, उसको भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम की अब आगे बात कर ली जाए कि नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसका जो संगठन, इसका जो संगठित रूप है वो क्या है, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर इसका डिवीज़न करना चाहें 2 पार्ट में आप कर सकते हैं। किसी किसी बुक में 3 पार्ट में भी इसको दिखा दिया जाता है कि नर्वस सिस्टम इज़ कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको सीएनएस कहते हैं। सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और किसी किसी बुक में इसी के साथ में एडिशनल दिया हुआ है एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन एक्चुअल में वो पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो उसको हम लोग वहीं पर स्टडी करेंगे। तो हम फिलहाल नर्वस सिस्टम को 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस एंड सेकेंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक इन द सेंस सोमा से लिया गया है, सोमा इन द सेंस बॉडी, बॉडी इन द सेंस वॉलेंट्री पार्ट जो होता है बॉडी का, जो आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स, उसको ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स से ये जाके अटैच होता है और उसी को कंट्रोल करता है। इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलेंट्री पार्ट होता है, अनैच्छिक होता है, और ये स्मूथ मसल्स, बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो स्मूथ मसल्स पाई जाती उनसे डायरेक्टली अटैच होता है और उनको कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा है हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो दिल का धड़कना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप डिवीज़न पढ़ रहे हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ एक लाइन में डेफिनेशन दी हुई है, कंट्रोल्स ऑर्गन इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल टू द बॉडी इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, इट कंट्रोल्स ऑर्गन्स व्हेन बॉडी इज़ रेस्ट। जब बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो दोनों का जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है। सिंपैथेटिक एक शब्द याद रखेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन में बॉडी को कंट्रोल करता है। इस तरह से आपने डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम देख लिया। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अभी हम बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि आगे जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो इसी का पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो जब हम सेकंड इसका फेज देखेंगे तब वहाँ इसके कायदे से बात की जाएगी और वहाँ डिटेल से इसकी स्टडी करना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आउटलाइन केवल दी हुई है, बाकी डिटेल से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है इसको। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही स्टडी करेंगे, लेकिन चूँकि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम का रूप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका संगठन क्या है, तो उसमें हम लोग एक नज़र इसको देखेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक के बारे में ये कहा गया कि जो भी वॉलेंट्री पार्ट से नर्व अटैच रहती हैं, स्केलेटल मसल से जाके अटैच होती हैं, वो बनाती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में ये बात कहेगी कि कार्डियक मसल से जाके नर्व अटैच होती हैं और बनाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के बारे में ये कहा गया कि इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइट, किसी से झगड़ा करना है, फ्लाइट भागना है, फियर, कोई मूवी आप देख रहे हैं, डर रहे हैं, तो इन सारी सिचुएशन में कोई ऐसी ट्रेजिडी ना हो जाए, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। बाकी रेस्टिंग पीरियड में, रेस्टिंग कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे
एक एक करके स्टडी की जाएगी, देखेंगे। सबसे पहले सेकंड इसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स या नर्व सेल का सेकंड टॉपिक। तो नर्व सेल या न्यूरॉन की हम लोग बात करेंगे। 2 टॉपिक आज हम लोग को कवर करना था, पहला हो चुका है और ये सेकंड टॉपिक है। तो नर्व सेल या न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो इसमें देखेंगे नर्वस टिश्यू कंप्राइजेज नर्व सेल। जो नर्वस टिश्यू होता है वो नर्व सेल का बना होता है। नर्व सेल हैव लीस्ट रीजनरेशन पावर। आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कंप्लीट नोट्स बनी होनी चाहिए सभी की, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। तो नर्व सेल हैव लीस्ट रीजनरेशन पावर। आप जानते हैं कि बहुत तरह की सेल्स पाई जाती हैं। जनरली आपने सेल्स का जो स्ट्रक्चर देखा होगा वो स्फेरिकल शेप देखा होगा। स्फेरिकल शेप गोलाकार होता है ज़्यादातर, या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देख लिया होगा, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर आपने कभी नहीं देखा होगा किसी सेल का। तो चूँकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो इसको बोला जाता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नर्व सेल इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल। और सबसे ख़ास बात ये है कि सबसे कम रीजनरेशन पावर नर्व सेल के अंदर पाई जाती है, यानी इट कंटेन लीस्ट रीजनरेशन पावर। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा बनती नहीं है। इसीलिए हम लोग हेड यानी अपने सर की, अपने स्कल की बहुत हिफाजत करते हैं। वो चाहे बाइक चलाते समय हेलमेट लगाएं और चाहे कोई भी प्लेयर जब खेलता है स्पोर्ट में, क्रिकेट वगैरह, वो भी हेलमेट लगाता है कि सर बचा रहेगा तो जान बची रहेगी। क्योंकि एक बार अगर सेल डैमेज हो जाएगी तो दोबारा बनती नहीं है। रीजनरेशन पावर सबसे कम अगर कहीं है तो वो नर्व सेल के अंदर होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि नर्व सेल हैव लीस्ट रीजनरेशन पावर। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्व फाइबर। जो नर्व सेल होती है वो बहुत सारे नर्व फाइबर का कलेक्शन होती है, यानी नर्व फाइबर एक जगह जब कलेक्ट हो जाते हैं तब नर्व सेल का फार्मेशन करते हैं या न्यूरॉन सेल का फार्मेशन करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नर्व सेल की यूनिट नर्व फाइबर हैं और नर्व सेल नर्वस सिस्टम की यूनिट है। तो नर्व सेल के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। अब आगे आप देखेंगे नर्व फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक नर्व फाइबर्स का है कि नर्व फाइबर्स सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, कैसे होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। अभी यहाँ हम लोग सिर्फ नर्व सेल की बात करेंगे। तो नर्व सेल का अगर डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। आप देखेंगे सबसे ऊपर का जो पार्ट है बहुत सारी ब्रांचेस एकदम प्लांट लाइक दिख रहा है, जैसे प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लांट की तरह दिख रहा है, ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी, उनको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट, या इनको कहते हैं प्रोसेसेस। मेडिकल की लैंग्वेज में कहेंगे प्रोसेसेस। बहुत सारे उभार हैं, इनको नाम दिया जाता है डेंड्राइट। फिर एक बीच का सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें न्यूक्लियस रखा हुआ है। इस पूरे पार्ट को कहते हैं सोमा। सोमा या बॉडी या साइटोन, 3 इसके नाम है, सोमा, बॉडी या साइटोन। छोटा सा एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट कहा जाए कम है। इसको बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल। निसेल ग्रेन्यूल हर कंपटीशन में निसेल ग्रेन्यूल ज़रूर पूछा जाता है नर्व सेल से। इसका फंक्शन आगे आप देखेंगे अभी कि नर्व सेल में निसेल ग्रेन्यूल का रोल क्या है। यहाँ आप इतना जान लीजिए कि निसेल ग्रेन्यूल नर्व सेल के अंदर पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि बहुत सारी जो प्रोसेसेस लगी उनको डेंड्राइट कहते हैं। जो बीच का सेंट्रल पार्ट है गोलाकार है, जिसमें न्यूक्लियस है, निसेल ग्रेन्यूल है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है, तो इस पार्ट को बोलते हैं साइटोन। साइटोन तो पहला डेंड्राइट और दूसरा साइटोन। फिर हम देखते हैं कि तीसरा इससे लगा हुआ लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो नीचे की तरफ आता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो इस तरह से
3 पार्ट होते हैं नर्व सेल के। सबसे बाहर यानी अपर मोस्ट जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे डेंड्राइट, जो बीच का सेंट्रल पार्ट होगा उसको बोलेंगे साइटोन, और जो इलांगेटेड पार्ट होगा इसको बोलेंगे एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन की लेयर इसके ऊपर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं एक्सोलेमा, या कहीं कहीं न्यूरोलेमा भी लिखा है। तो एक्सोलेमा यानी एक्सॉन के ऊपर की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। और एक्सॉन के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जो होता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म नाम दिया जाता है लिक्विड को, तो वो साइटोप्लाज्म ही यहाँ पर होता है, लेकिन एक्सॉन के रेफरेंस में उसको एक्सोप्लाज्म कहेंगे। जैसे कि प्लाज्मा लेमा होता है, तो चूँकि एक्सॉन के ऊपर लेमा पाई जाती है तो इसके रेफरेंस में एक्सोलेमा कहेंगे। तो एक्सॉन के चारों तरफ की कवरिंग को एक्सोलेमा कहेंगे, और उसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। और देखेंगे बीच बीच में खाली जो जगह आपको दिख रही है जहाँ पर ब्रेक हो जाती है सेल और उभार लग स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ राइनवियर। नोड का मतलब गांठ। नोड ऑफ राइनवियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने देखा था, तो उसको बोलते हैं नोड ऑफ राइनवियर। आप देख रहे होंगे कि एक्सॉन के ऊपर शीट की कवरिंग दिख रही है, डबल लेयर्ड शीट की कवरिंग। अगर ये शीट पाई जाती है तो इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ये ज़रूरी नहीं कि हर नर्व सेल में शीट पाई ही जाए। अगर नर्व सेल में शीट पाई जाएगी तो उस शीट को बोलेंगे माइलिन शीट, माइलिन शीट। और इस तरह की नर्व सेल को बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व सेल। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड नर्व सेल। तो अगर शीट पाई जाती है तो बोलेंगे माइलिन शीट, और अगर नहीं पाई जाएगी तो बोलेंगे नॉन माइलिन शीट। और इस तरह की नर्व सेल को बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व सेल, और जिसमें माइलिन शीट नहीं होगी उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। इसका रोल आगे आप देखेंगे कि इसका रोल क्या होता है माइलिन शीट का। उसके बाद सबसे टर्मिनल एंड पर देखेंगे बहुत सारी टर्मिनल ब्रांचेज लगी होती हैं एक्सॉन से। एक्सॉन से बहुत सारी ब्रांचेज निकली रहती हैं, टर्मिनल ब्रांचेज उनको बोलते हैं। और उनसे लगे हुए छोटे से बल्बस स्ट्रक्चर होते हैं एकदम नीचे की तरफ, उनको बोलते हैं सिनैप्टिक नोब। सिनैप्टिक नोब उनको बोलते हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गांठ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल सबस्टेंसेस फिल रहता है। उसका रोल नर्व इम्पल्स में होता है, आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि सिनैप्टिक नोब जो होते हैं, सिनैप्टिक बल्ब जो होते हैं, वो टर्मिनल ब्रांच से लगे होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल सबस्टेंस फिल रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: साइटोन, सेल बॉडी या सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। न्यूरॉन मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। सेल बॉडी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल भी इसमें पाए जाते हैं। सेकेंड पर निसेल ग्रेन्यूल, अभी हमने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निसेल ग्रेन्यूल आल्सो प्रेजेंट विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ नर्व सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है निसेल ग्रेन्यूल। अभी आपसे हमने कहा कि नर्व सेल के अंदर लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है। एक बार अगर ये डैमेज हो जाए तो दोबारा बनती नहीं है, इसलिए निसेल ग्रेन्यूल नेचुरली इसके अंदर पाया जाता है ताकि वो अगर ये सेल थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयरिंग कर सकें। तो निसेल ग्रेन्यूल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस बनती है तो वो रिपेयरिंग ऑफ नर्व सेल में मदद करती है। तो इस तरह से निसेल ग्रेन्यूल को आप कह सकते हैं कि ये नर्व सेल की रिपेयरिंग में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निसेल ग्रेन्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है नर्व सेल के अंदर, और जब प्रोटीन बन जाती है तो उस प्रोटीन से नर्व सेल अगर कभी डैमेज होती है तो रिपेयर हो जाती है। तो ये निसेल ग्रेन्यूल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट की अगर बात करें, डेंड्राइट आप जानते हैं कि बाहर की तरफ निकली हुई बहुत सारी ब्रांचेज हैं, प्रोसेसेस हैं।
रिसीव इम्पल्सेस ऑब्लिक स्टिमुलस एंड सेंड टू द बॉडी। डेंड्राइट का काम ये होता है कि इम्पल्स को रिसीव करना, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करना, जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करना और सेल बॉडी तक ट्रांसफ़र कर देना। चूँकि ये बाहर की प्रोसेस होती है, ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके सेल बॉडी को दे देती हैं। ईच नर्व सेल कंटेन मेनी डेंड्राइट। एक नर्व सेल के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं या बहुत सारे डेंड्राइट हो सकते हैं। इस तरह से डेंड्राइट आपने देख लिया। अब थर्ड पार्ट हम एक्सॉन देखेंगे, इलोंगेटेड पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इलोंगेटेड सिंगल स्ट्रक्चर एंडिंग विथ एक्सॉन टर्मिनल। इलोंगेटेड यानी लंबा सा पार्ट है, सिंगल है और ये जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल पाया जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पर जाके ख़त्म होता है। एक्सॉन टर्मिनल है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिनैप्टिक नोब। एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो बल्बस स्ट्रक्चर को यानी बल्ब लाइक छोटे छोटे गांठ लाइक स्ट्रक्चर को रखता है, जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर फिल रहता है, भरा रहता है। अभी आपको हमने बताया वो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सिनैप्टिक नोब। उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर फिल्ड रहता है, भरा रहता है, वो एक केमिकल होता है। एक्सॉन इज कवर्ड बाय शीथ बंडल्स नोन एज माइलिन शीथ। अगर एक्सॉन शीथ से कवर है तो उसको बोलेंगे माइलिन शीथ। एंड द गैप बिटवीन माइलिन शीथ बंडल्स आर नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। और माइलिन शीथ का जहाँ पर गैप आपको दिखेगा तो वो गांठ लाइक स्ट्रक्चर प्रतीत होगा, उसको बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। रैनवियर ने इस नोड को देखा था, नोड का मतलब होता है गांठ, तो गांठ को देखा था जो खाली गैप होता है, उभरा सा लगता है, तो उसको नाम दिया गया नोड ऑफ रैनवियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सॉन टर्मिनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, यानी एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो एक्सॉन टर्मिनल के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसमिट होता है। यहाँ इतना जान लीजिए कि एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। तो इस तरह से तीन पार्ट थे, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। इस तरह से नर्व सेल के तीन पार्ट हो गए कंप्लीट। लोकेशन की अगर बात कर लें, एक लाइन में आप कहेंगे ये बात कि इट इज़ प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, कि नर्व सेल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। फंक्शन की अगर बात कर लें तो एक लाइन में फंक्शन भी आप कहेंगे कि इट एक्सिबिट सेंसिटिविटी टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। एक्सिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या शो करना, सेंसिटिविटी का मतलब होता है समझदारी जिसको बोलते हैं। तो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके ये ब्रेन तक पहुंचा देती है नर्व सेल। किसी भी टाइप का स्टिमुलस है उसको ये बहुत आसानी से रीड कर लेती है, बहुत आसानी से पढ़ लेती है और ब्रेन तक पहुंचा देती है। तो ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कोई भी स्टिमुलस अगर दिया जाता है तो उसको तुरंत नर्व सेल कैप्चर करती, तुरंत नर्व सेल उसको रीड कर लेती है और आगे उसको सेंड कर देती है। जो भी स्टिमुलस को ये रिसीव करती है उसको ये नर्व इम्पल्स के रूप में ब्रेन तक भेज देती हैं। कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के रूप में उसको ये आगे पास कर देती है। तो ये इसका फंक्शन है नर्व सेल का। एक बार फिर से समझ लें नर्व सेल का फंक्शन। नर्व सेल का फंक्शन ये है कि किसी भी तरह के स्टिमुलस को ये रिसीव करके नर्व इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करके आगे पास कर देती, ब्रेन तक भेज देती है। ये इसका काम होता है। नर्व सेल, आप जानते हैं कि नर्व सेल का जाल पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तभी अगर आपके हाथ में दर्द है तो आपके दिमाग को पता चलता है, पेट में दर्द है तो भी दिमाग को पता चलेगा। तो ये जो सूचना वहाँ तक पहुँचाता है ये नर्व सेल ही पहुँचाती है ना। पैर में अगर दर्द है, चोट लगी है तो दिमाग को पता चलता है। तो ये जो सारी सूचना इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक, ये नर्व सेल लेकर ही जाती है। नोट करके कुछ एडिशनल पॉइंट लिखें, जैसे कि एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज एक्सोलेमा। एक्सॉन के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसको एक्सोलेमा कहते हैं। अभी ये बात हो चुकी है।
द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। आप जानते हैं कि एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होता है, उस जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। लास्ट पॉइंट, अ बंडल ऑफ एक्सॉन मेक अ नर्व ट्रैक्ट इन द सीएनएस एंड पीएनएस। एक्सॉन का जो बंडल होता है उसको बोलते हैं नर्व ट्रैक्ट। ये नर्व ट्रैक्ट बनाता है सीएनएस और पीएनएस में। इस तरह से आज का ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। एक बार आप देख लें, आज का टॉपिक हमारा था लेक्चर फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन। तो 2 टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन। लेक्चर फर्स्ट आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे और इसको फिर एक बार रिवाइज करवाएंगे, तब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। थैंक यू वेरी मच।